Bismillahirrahmanirrahim. I'm Majidullah Khan, Assistant Professor, Institute of Business Study, Guwahati University of Science and Technology. The subject is audit assurance and internal control. बट इसमें हम पहले इंटरनल कंट्रोल को पढ़ेंगे। उसी के बाद जो है वो हम ऑडिट इंश्योरेंस यानी अदर इंश्योरेंस सर्विसेज में जो नेसेसरी टॉपिक होंगे वो बाद में पढ़ेंगे। तो इंटरनल कंट्रोल है क्या चीज़, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो इंटरनल कंट्रोल में अगर हम डेफिनेशन देख लें तो इंटरनल कंट्रोल रेफर्स टू द पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम इम्प्लीमेंटेड बाय अ कंपनी टू इंश्योर, यानी इसी में चार चीज़ें हमने डिस्कस की। पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं, और एक पूरा सिस्टम है जो कि कंपनी इम्प्लीमेंट करता है। क्यों करता है? उसी में कुछ चीज़ों को उन्होंने इंश्योर करना होता है, तो हम उसको एक एक को डिस्कस करते हैं। इसी इंटरनल कंट्रोल का जो पहला काम है वो ये है कि एसेट ऑफ द कंपनी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रॉड, मिस यूज एंड थेफ्ट, यानी उसको फ्रॉड और चोरी और मिस यूज से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। जो दूसरा उसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनल कंट्रोल का, इंटरनल कंट्रोल जिस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं, तो उसमें आता है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड एक्यूरेट हो और रिलायबल है। तीसरा जो है, ताकि बिजनेस ऑपरेशंस एफिशिएंट और इफेक्टिवली काम कर सकें। ये इंटरनल कंट्रोल का तीसरा ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा जो आखिरी है, इंटरनल कंट्रोल इसलिए भी बनाए जाते हैं कि जो किसी भी कंट्री के या उस इंडस्ट्री के मुतालिक या कंपनी के अपने लॉज, उसके साथ उसकी कंप्लायंस हो। अगर आप लॉज रेगुलेशन से कोई कंपनी की कंप्लायंस ना हो, तो उसमें उस केस में ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर पेनाल्टी पड़ जाए या उसको कोई और बंदा सू कर सके। इसी वजह से इसको वो किया जाता है। इसके बाद इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं वो पाकिस्तान, यानी इंटरनल कंट्रोल के लिए फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए उसी के ऊपर हम बात करते हैं। तो पाकिस्तानी कंपनीज में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है उसके लिए फ्रेमवर्क जो है, उसी में जो सबसे पहले हम उसको फॉलो करते हैं वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान। उनके गाइडलाइंस, उनके बाय लॉज जो टाइम टू टाइम वो इशू करता होता है। दूसरा, जो जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो बैंकिंग हो या नॉन बैंकिंग हो, उसी में आ, उसी को रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और तीसरा जो है इंटरनेशनली वो है कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द ट्रेडवे कमीशन। ये कमीशन है, इसके ऊपर हम अगले उसमें आ, बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये टाइम टू टाइम क्या करते हैं, इंटरनल कंट्रोल के मुतालिक बेस्ट प्रैक्टिसेस और गाइडलाइन इशू करते हैं, ताकि कंपनीज को उसकी, यानी जितनी भी कंपनीज है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, बैंकिंग हो, नॉन बैंकिंग हो, तो उसको वो क्या करें, उसको वो गाइड कर लें कि इंटरनल कंट्रोल कैसे बनाए जाते हैं। तो जो कमीशन स्पॉन्स कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ट्रीटवे कमीशन जो है, कोसो जिसे कहा जाता है, उसको 5 प्रोफेशनल बॉडीज अमेरिका में सपोर्ट करते हैं। एक है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशंस, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स इंटरनेशनल, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये 5 अकाउंटिंग बॉडीज हैं जो कि कमीशन ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड कमीशन जो है उसको क्या करते हैं, उसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। यानी इन 5 लोगों ने ये इसको बनाया है। असल में
ये 1985 में ये कोसो जो है कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे कमीशन, ये 1985 में बनाया गया था ताकि सपोर्ट कर ले कमीशन फाइनेंशियल कमीशन फॉर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसको सपोर्ट करने के लिए इसको बनाया गया। अब हम थोड़ा-सा बात करते हैं कि फ्रेमवर्क इश्यूड बाय कोसो अभी तक उन्होंने अम, कौन-कौन से फ्रेमवर्क इश्यू किए हैं। उन्होंने अभी तक 2 फ्रेमवर्क इश्यू किए हैं जिसमें एक है जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है उसको हम इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ताकि लोग उसी उसी को क्या कर सकें, अपने इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट कर सकें कि हम कितना उस गाइडेंस को फ़ॉलो कर रहे हैं या नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं। इसमें 5 कंपोनेंट है, इसमें आपको बताया जाता है कि आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट किस तरह डेवलप हो गया है और आपका जो कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये चीज़ें आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं कि वहाँ का जो हायर मैनेजमेंट है, वो अपने इंटरनल कंट्रोल को किस तरह देख रहा है। और आप इंटरनल कंट्रोल को ऐसे देखते हैं एज़ एन ऑब्ज़र्वर अगर आप कभी किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में जाते हैं कि वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल को फ़ॉलो किया जाता है और फ़ॉलो करने के बाद आप उसकी यानी जो अपर इचेलॉन मैनेजमेंट है वो फ़ॉलो करते हैं इस चीज़ को या फ़ॉलो नहीं करते। उसी के बाद आपको बताया जाता है कि आपकी कंपनी में रिस्क असेसमेंट की क्या अ, यार्डस्टिक हैं, क्या मेज़रमेंट है, कैसे आप रिस्क असेस करते हो। और उसके बाद जो है वो कंट्रोल एक्टिविटीज़ होती हैं। कि किस तरह रिस्क असेसमेंट या किसी फ्लॉज़ को कंट्रोल किया जाता है, वो एक्टिविटी ऑब्ज़र्व की जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे लूप होल्स है तो कौन से कंट्रोल आपने डेवलप किए हैं। और इसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन यानी इंटरनल कंट्रोल के मुतालिक अगर आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में चले जाएँ, आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करना है, तो आप उसको देख लें कि उन्होंने अगर कोई मैनुअल बनाया हुआ है ना, ये हमारे इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम है, हम इसी को फ़ॉलो करते हैं और जगह-जगह पे और उन्होंने डिस्प्ले भी किया हुआ है इंटरनल कंट्रोल के प्रोटोकॉल्स, तो आपको पता चलेगा कि भई अ, ये उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का प्रॉपर निज़ाम बनाया हुआ है। इसी के अलावा आपको मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ भी नज़र आ जाएगी। जिस ऑर्गनाइज़ेशन में आप चले जाएँ, अगर आपको वहाँ पे यानी आप चले जाएँ वहाँ पे आप उसके रिसेप्शन पे चले जाएँ, तो आपसे आपकी आइडेंटिटी पूछ लेते हैं और आपको बिठा देते हैं। आपको एक ख़ास गेस्ट रूम में लेके जाते हैं। आपको बाकी ऑर्गनाइज़ेशन में अ, इजाज़त नहीं होती, तो समझ जाएँ कि एक मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ मौजूद है। इसी के अलावा अगर आप एज़ एन ऑडिटर कहीं पे चले जाएँ, तो आप देख लेते हैं कि वहाँ पे लेट्स सपोज़ फिज़िकल कंट्रोल मौजूद है। फिज़िकल कंट्रोल में क्या चीज़ें आती है कि जिस तरह हम देखते हैं कि कैमरा-शैमरा लगे हुए हैं, ये सीसीटीवी कैमराज़ और इसके अलावा गार्ड वहाँ पे मौजूद है। लेट्स सपोज़ हम इन्वेंटरी की बात करेंगे तो इन्वेंटरी को प्रॉपर्ली उन्होंने गार्ड किया हुआ है, उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो इनको हम मॉनिटरिंग एक्टिविटी। इसी के अलावा अभी तक आजकल जो ज़्यादातर फ़ोकस किया जाता है वो एंटरप्राइज़ रिस्क मैनेजमेंट ईआरएम फ्रेमवर्क है। ये कहते हैं कि आप अपने इंटरनल कंट्रोल को इंटीग्रेट कर लें स्ट्रैटेजी 2 चीज़ें यानी स्ट्रैटेजी जो आप इंटरनल कंट्रोल के लिए बनाए जाते हैं इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क के लिए और उसको आप परफॉर्मेंस के साथ क्या करें, उसको अटैच कर लें। इन्हीं 2 चीज़ों को आपस में क्या करते हैं, आपकी एंटरप्राइज़ रिस्क मैनेजमेंट का जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कि कौन-कौन से रिस्क आप आइडेंटिफ़ाई करते हैं, उसी के बाद उसके लिए कंट्रोल बनाते हैं, तो उसको वो क्या कर लेते हैं, उसको परफ़ॉर्मेंस के साथ ये क्या करते हैं, अटैच करते हैं कि उसी की वजह से कंपनी की परफ़ॉर्मेंस बढ़ती है या नहीं बढ़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस तरह ये अगर आप देख लें, इसी में अगर आप कुछ चीज़ें यहाँ पे चेक कर लें, ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट में ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिस्क आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि कौन-कौन से वो जो है कौन-कौन से रिस्क जो है वो इन्वेंटरी को अ, हो सकते हैं। तो उस रिस्क को आप कंट्रोल कर लेते हैं। उस कंट्रोल का कोई फ़ायदा भी होता है या फ़ायदा नहीं होता। यानी उसमें आपका वेस्ट कम हो जाता है तो आपकी परफ़ॉर्मेंस बढ़ेगी।
आप ज़्यादा इन्वेंट्री की बजाय इकोनॉमिक ऑर्डर पे आ जाते हैं ताकि ज़्यादा पैसे इसमें बर्न ना हो, जो बाकी कैश है वो आप किसी और जगह इन्वेस्ट कर लें। तो इसी के साथ परफॉर्मेंस कर लेती है, बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को देखा गया है। इसी में ऑर्गेनाइजेशंस यानी ईआरएम जो है, ऑर्गेनाइजेशंस वो यानी ये जो ईआरएम है, ये ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह मदद देता है? ये रिस्क आइडेंटिफाई कर देता है कि कौन-कौन से रिस्क जो हैं वो आपको हो सकते हैं उसमें। यानी हर हर सेक्टर में क्या-क्या रिस्क आपको फेस करने पड़ते हैं। उसी के बाद जो है वो आपको रिस्क जो है वो स्ट्रेटजी के साथ अलाइन किए जाते हैं कि ये रिस्क जो है हम इसको स्ट्रेटजी के ज़रिए कैसे कंट्रोल करेंगे। उसी के बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो अप्रूव किया जाता है। यहाँ तक हमने इंटरनल कंट्रोल पे बात की है और इसी के बाद जो हम बात करेंगे वो किस चीज़ पे करेंगे, वो करेंगे इंटरनल कंट्रोल फॉर कैश। अब हम एक-एक एसेट्स को वो कर लेते हैं। एक-एक एसेट्स को हम देखेंगे कि इंटरनल कंट्रोल कैश के लिए क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये इंटरनल कंट्रोल जो है उसको हम कैश के लिए डिस्कस करते हैं। ये कैश चूँकि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है थेफ्ट के लिए। यानी अगर आप देख लें तो ज़्यादातर चोरी जो होती है वो इन्वेंट्री की नहीं होती, या कोई रॉबरीज़ होती है या कोई डकैती होती है तो वो कैश के ऊपर होती है। तो इंटरनल कंट्रोल कैश के लिए हम डिस्कस करते हैं, सिंस कैश इज़ अ मोस्ट लिक्विड एंड इजीली misused asset, therefore strong control are required to be implemented. तो सबसे जो पहला कंट्रोल है वो है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज से आपका क्या मतलब होता है? तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये इंश्योर कर लें कि डिफरेंट एम्प्लॉयज शुड हैंडल डिफरेंट टास्क। यानी एक बंदा केस को रिसीव कर लें, दूसरा बंदा उसको रिकॉर्ड कर लें, तीसरा बंदा रिकंसिलिएशन कर लें। ये क्या होगा? ये फ्रॉड को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। जो कैश रिसीव करेगा वो कैश के हैंडलिंग के लिए यानी वो फिजिकल काउंटिंग के लिए ज़िम्मेदार होगा। दूसरा बंदा उसको रिकॉर्ड करेगा, तो रिकॉर्डिंग यानी दूसरा बंदा रिकॉर्ड करेगा तो जब तक इनके दरमियान कोल्यूशन ना हो, यानी आपस में मिले हुए ना हो, तो उनमें फिर चोरी करना थोड़ा-सा मुश्किल है। तीसरा बंदा जो है वो ये रिकंसाइल कर लें कि कितना कैश आया है और कितना रिकॉर्ड पे मौजूद है। अगर इसी में कोई डिस्क्रिपेंसीज़ है तो आप क्या कर सकते हैं, इज़ीली ट्रेस कर सकते हैं कि कैश में क्या मसला हो सकता है। और दूसरी बात अगर आप देख लें तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ में ये तो मैंने आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दी हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ में इसके अलावा भी आप वो कर सकते हैं, वो जो हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा सेग्रीगेशन ड्यूटीज़ में प्रॉपर ऑथराइज़ेशंस भी इसी का एक हिस्सा है, लेकिन ये चूँकि मैनेजमेंट के साथ इसका ताल्लुक होता है, ये कहते हैं कि दूसरा जो आप कंट्रोल कैश के ऊपर एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो होता है आपका प्रॉपर ऑथराइजेशन। यानी जितना भी आपका कैश होगा, उसी की आप लिमिट पहले डिफाइन कर लें कि फॉर एग्जांपल यानी एक बंदा कितने यानी कितना लिमिट तक कैश जो है वो पेमेंट की उनको मजाज है, उनको अथॉरिटी है। फॉर एग्जांपल आपका मैनेजर अकाउंट्स है तो उसके ऊपर जनरल मैनेजर होगा अकाउंट्स, उसके ऊपर डायरेक्टर फाइनेंस होगा, उसी के ऊपर सीईओ होगा। तो आप देखेंगे कि मैनेजर को 1 लाख तक अथराइजेशन है। उसके 1 लाख के ऊपर अगर कैश कोई पेमेंट हो तो वो फिर क्या कर लेगा? जनरल मैनेजर करेगा। फॉर एग्जाम्पल जनरल मैनेजर को 1 मिलियन तक है, फिर डायरेक्टर फाइनेंस को 2 मिलियन तक की कैश की पेमेंट की अथराइजेशन है। फिर वो सीईओ से अप्रूवल लेंगे अगर 20 लाख से यानी 2 मिलियन से ऊपर का कैश वो करेंगे। अच्छा, यानी ऑल कैश मस्ट पेमेंट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय ऑथराइज्ड मैनेजमेंट। अच्छा, इसके अलावा पेमेंट वाचर्स जो होगा वो अ, यानी उसको आप साइन करेंगे किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर से। तो
यानी पेमेंट वाचर क्या अक्सर ये किया जाता है कि पेमेंट वाचर के ऊपर चाहे वो कंप्यूटराइज सिस्टम में हो या मैनुअल सिस्टम में हो तो उस वाचर्स का जो कलर होता है या उसको प्रिंट देने में कंप्यूटर एक ख़ास किस्म का कोई लोगो कोई इस तरह का निशान डालता है ताकि वो दूसरे वाचर से जनरल वाचर से या रिसीवेबल्स के पे रिकॉर्ड करने के वाचर से वो डिफरेंट हो। उसी की वजह ये है कि ताकि जो मैनेजर उसको साइन करने जाता है या जो बंदा उसकी वो करना चाहता है बना रहा होता है ताकि उनको पता चले और वो थोड़ा सा विजिलेंट हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं कैश को पे कर रहे हैं। तो कैश पेमेंट में सबसे जो अहम बात है वो ऑथराइजेशन है। यानी चेक को खास अमाउंट की जो अमाउंट है वो कौन वो करेगा उसको अ, एक यानी उसकी अथॉरिटी आप पहले से डिफाइन करेंगे अमाउंट की। कितने अमाउंट जो है वो कौन-सा बंदा, कौन-सा मैनेजेरियल लेवल का बंदा कितना अमाउंट साइन कर सकता है, तो प्रॉपर ऑथराइज़ेशंस होना चाहिए। इसके अलावा कैश के रिसीट्स के ऊपर जो आपको आते हैं, वो आपका अ, यानी उसके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। तो आप जितनी भी रिसीट्स लोगों को देते हैं, यानी आप कैश ले लेते हैं, तो कैश के नतीजे में वो बंदा आपसे उर्दू में जिसे रसीद कहते हैं, वो आपसे माँगेगा। तो आप क्या करेंगे, आप प्री नंबर्ड रिसीट यूज़ करेंगे, ताकि आपके पास भी उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड आए और साथ में उस बंदे के पास हो, तो वो खुद से कोई रसीद जनरेट ना कर सकें और उस रसीद का स्टब भी आपके पास होना चाहिए कि मैंने ये किसको दिया था। या कॉपी, कार्बन कॉपी आपके पास होना चाहिए ताकि कल को कोई मसला ना हो। अच्छा, अब जो कैश है उसको डेली बेसिस के ऊपर बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए। डेली बेसिस के ऊपर क्यों? ताकि बैंक जो उनको रसीद दे दें आपके एम्प्लॉइज़ को, वो आपके फ़ाइल में लगी हुई हो और आपको पता हो कि कल हमने कितना कैश जो है वो बैंक में जमा किया। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि बैंक भी आपको क्या कर लेता है, एक कंट्रोल यानी थर्ड पार्टी कंट्रोल आ जाता है आपके पास। और दूसरा उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो कैश है वो बैंक में महफूज होगा, यानी एम्प्लॉइज और बाकी एक्सटर्नल इंट्रूडर से ये कैश आपका महफूज हो जाएगा। और आपके पास कैश रिसीट्स जनरल होना चाहिए कि हमने कितना आज कैश रिसीव किया है, उसको आप डेली बेसिस पे रिकॉर्ड कर लें। ये जो जर्नल मैं बात कर रहा हूँ ये आजकल कंप्यूटराइज्ड है। वहाँ पे कैश का मॉड्यूल होता है, तो कैश मॉड्यूल पे आप क्लिक कर लेते हैं। जो बंदा कैश को रिसीव कर लेता है वो कैश गिन लेता है, उसी के बाद उस बंदे को रसीद दे देता है। कार्बन कॉपी जो है वो रिकॉर्ड करने वाले को दी जाती है ताकि वो उसको रिकॉर्ड कर ले। इसी के अलावा आपको कैश पेमेंट के ऊपर भी क्या करना होगा, कैश पेमेंट के ऊपर भी आपको अ, यानी प्रॉपर कंट्रोल करना होगा। उसी में आपको अ, चेक यूज़ करना होगा या बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू कैश को आप क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। आप वो यानी किसी को अगर आप कैश पेमेंट देते हैं, तो कैश पेमेंट जो है वो मोस्टली डिस्करेज किया जाता है। यानी कैश पेमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशन में डिस्करेज किया जाता है। उसका चूँकि कोई रिकॉर्ड नहीं होता। चेक और ट्रांसफ़र जो है उसका ऑडिट ट्रेल बनता है, तो ऑडिट चूँकि ये हम ऑडिट एश्योरेंस पढ़ रहे हैं, तो इसी में आपको इसके ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। आप अगर कल को किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन की ऑडिट करते हैं, तो उसका इंटरनल कंट्रोल आप पहले चेक करेंगे। तो इसी में ये चीज़ चेक कर लेंगे, अगर उसी में कैश पेमेंट है, कैश पेमेंट जो है वो उससे आप समझ जाएँ कि ये ऑर्गेनाइज़ेशन में इंटरनल कंट्रोल मौजूद नहीं है, इसी में उसके एरर के चांसेस हो सकते हैं, फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं और मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस हो सकते हैं। और ऑल पेमेंट मस्ट हैविंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी जितनी भी आप पेमेंट करते हैं उसके लिए आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी है। जिस तरह इनवॉइस ज़रूरी है, अप्रूवल वाउचर ज़रूरी है। इनवॉइस का मतलब यह है कि आप जब किसी को भी पेमेंट करेंगे
तो उस पेमेंट आप फ्री में नहीं करते, उन्होंने आपको कोई चीज़ बेची होगी ना। यानी यू हैव टू सर्च फॉर दिस इनवॉइसेस दैट द वेंडर हैव सेंट टू यू। वो इनवॉइसेस आप चेक कर लें और अप्रूवल वाचर भी देख लें कि किसने इस पेमेंट की अप्रूवल दी है। अगर अप्रूवल मौजूद है तो उसी के बाद आप पेमेंट करेंगे, इसके अलावा आप पेमेंट नहीं करेंगे। इसके अलावा बैंक रिकॉन्सिलिएशन पे आ जाएं। यानी लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस पे कैश बैंक में जमा करते हैं। वो बैंक जो है वो आपको एक रसीद देता है और महीने के आखिर शुरू में एक बैलेंस होता है, महीने महीने के आखिर में बैंक आपका एक बैलेंस बनता है। और साथ साथ में आप अपने पास भी कैश का रिकॉर्ड रखते हैं, जिसको हम कहते हैं कैश जनरल पासबुक। जो भी आप नाम देते हैं, क्योंकि आजकल ये कंप्यूटराइज्ड है, तो उसी में कैश मॉड्यूल में आप क्या करते हैं, कैश का बकायदा रिकॉर्ड रखते हैं कि हमने कैश में कितनी कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, या डायरेक्टली चेक के थ्रू कितना आया, या कितने चेक हमने वहाँ पे जमा किए, या हमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कितना आया। हमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कितना किया, हमने चेक पेमेंट कितनी की, हमने कितने पैसे निकाले, विथड्रॉल्स की कितनी किए। ये सारा कुछ रिकॉर्ड आप अपने पास भी रखते हैं, बैंक भी रखता होता है। तो महीने के आखिर में कभी कभार इनको आप चेक करते हैं कि कहीं पे मसला ना हो सकता है कि बैंक में कोई एम्प्लॉइज आपके आपके साथ फ्रॉड कर लें। तो महीने के आखिर में क्या कर लेते हैं, कैश यानी जो आपका जो कैश का रिकॉर्ड है, आपका पासबुक है, या आपका कैश का मॉड्यूल का आपके पास जो महीने की प्रिंट है वो, और साथ में आपका बैंक स्टेटमेंट, उन दोनों को आप रिकंसाइल करते हैं। यानी आप ये देखते हैं कि ओपनिंग बैलेंस हमारा सेम था और क्लोजिंग बैलेंस भी सेम है, और मोस्टली ये दोनों आपस में यानी मैच नहीं कर रहे होते। उसकी वजह यह है कि कभी कभार आप चेक अपनी तरफ से पेमेंट कर जाते हैं, तो आप अपने कैश के मॉड्यूल में, यानी आपका जो सॉफ्टवेयर होता है अकाउंटिंग का, चाहे वो पीच ट्री हो, चाहे वो सेप आप यूज़ कर रहे हो, चाहे आप टेली यूज़ कर रहे हो, तो उसी में आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और यहाँ से आपके कैश से चला जाता है। लेकिन जिसको आप दे देते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट कर लेता है, प्रेजेंट करने के बाद कैश के क्लियर चेक के क्लियरेंस में 2-3 दिन लगते हैं। हो सकता है कि वो चेक अभी तक यहाँ से आपके डिडक्ट ना हो गए हों, या आपने जिसको भेजा है वो उन्होंने अभी अपने बैंक में प्रेजेंट ना किया हो। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है जिसकी वजह से आपका बैंक रिकन्सिलिएशन जो है वो ज़रूरी है, और आपका बैंक बैलेंस और यानी बैंक का अकाउंट, बैंक का स्टेटमेंट, हो सकता है कि आपका जो कैश रिकॉर्ड है वो आपस में रिकनसाइल ना करें। ये रिकन्सिलिएशन अब कंपनी के पॉलिसी पे होना होता है, लेकिन ये ज़्यादातर जो प्रैक्टिस है वो मंथली बेसिस पे होता है। यानी हर मंथ का 12 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होते हैं। जब भी आप ऑडिटर जाते हैं, या अगर आप किसी जगह पे जॉब जॉब करते हैं एज अकाउंटेंट, तो वहाँ पे आपको ऑडिटर पूछ सकता है कि आप हर महीने का बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मुझे दे दें। तो उस वक्त बनाने से बेहतर है कि हर महीने जो है वो बनाया जाए। इसके बाद जो है वो पेटी कैश कंट्रोल होता है। तो इस पेटी कैश कंट्रोल क्या चीज़ है? पेटी कैश कंट्रोल जो होता है वो हम कहते हैं कि यानी वहाँ पे आप एडमन में, यानी पेटी कैश फाइनेंस के पास नहीं होता। एडमन में कोई ख़ास बंदा होता है, वो असिस्टेंट लेवल का बंदा होता है। उसको दिया जाता है कि वो डेली के जो खर्चे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ ए सडन गेस्ट आ गए तो उनके लिए एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस आ गए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की ज़रूरत हो गई तो उनको एडमन परचेज करता है, वहाँ से पैसे निकाले जाते हैं। इसी तरह अगर आप को किसी और छोटी मोटी यानी कंपनी के अंदर अपने ज़रूरियात के लिए पेटी कैश को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कहते हैं कि पेटी कैश के लिए आप इम्प्रेस सिस्टम कर लें, बना लें। दूसरा ये है कि पीटी केस जो है उसके लिए आप लॉक बॉक्स सिस्टम बना लें, और रिक्वायर्ड पीटी केस वाचर्स जो हैं वो हर पेमेंट के लिए ज़रूरी है। यानी जब फाइनेंस उनको फॉर एग्जांपल 10
या 20,000 रुपए हफ्ते के देता है एडमिन वालों को, तो एडमिन वाले जब फिर रिक्वेस्ट भेजेंगे एडमिन ऑफिसर डायरेक्टर फाइनेंस को कि मुझे 20,000 और चाहिए, तो वो सारे जो पैसे खर्च हो गए होते हैं, तो उनकी रसीदें, उनकी जो वाउचर्स होते हैं, वो यानी जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं कि उन्होंने कहाँ-कहाँ पे पैसे खर्चे हैं, वो क्या करेंगे, वो उनको डायरेक्टर फाइनेंस को क्या करेंगे, फाइनेंस सेक्शंस को वो ज़रूर देंगे। अदरवाइज़ फिर उनको से पूछा जाएगा कि कैश कहाँ पे खर्च हुआ। इसके अलावा कैश के ऊपर फिज़िकल सेफगार्ड यानी फिज़िकल कंट्रोल भी होनी चाहिए। यानी कैश जो है, जितना कैश आप ऑर्गेनाइज़ेशन में रखते हैं, बाकी तो आप बैंक करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो उनको आप सेफ में रखेंगे। वो सेफ जो है उसको ख़ास लोगों की एक्सेस होना चाहिए। हर बंदा वहाँ पे अलाउड यानी अपने एम्प्लॉइज़ में भी रेलेवेंट लोगों को आप क्या करेंगे, अलाउड करेंगे। किसी यानी हर बंदे को आप अलाउड नहीं करेंगे। और आखिरी जो है वो फाइडेलिटी इंश्योरेंस ऑफ कैशियर्स एंड रिलेवेंट पर्सन्स, तो उसको हम अज़ान के लिए थोड़ा-सा इसको रोक लें। अच्छा, तो फाइडेलिटी इंश्योरेंस क्या चीज़ होती है? तो फाइडेलिटी इंश्योरेंस अगर हम बात कर लें तो आप रिलेवेंट पर्सन्स का क्या करेंगे? रिलेवेंट पर्सन का आप उसका इंश्योरेंस करेंगे। रिलेवेंट पर्सन कौन है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कैशियर है या आपका कैश ले जाने वाला बंदा है या कैश को डील करने वाला बंदा है, उसकी आप फाइडेलिटी इंश्योरेंस लेंगे। फाइडेलिटी इंश्योरेंस क्या चीज़ होती है? थोड़ा-सा मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करेंगे कि जो बंदा फाइडेलिटी उसकी ईमानदारी की आप इंश्योरेंस देते हैं। आप इंश्योरेंस कंपनी को लिखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल असलम जो है वो हमारे केस को डील करता है। उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, कॉपी व शनाख्ती कार्ड की कॉपी, उसके रिलेवेंट डिटेल आप देंगे और साथ में ये भी बताएँगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 लाख तक केस जो है वो डील करता है। तो कल को फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी अमाउंट की आपने इंश्योरेंस ली है, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंश्योरेंस ली है 10 लाख की सॉरी 10,000 की, तो आपको 10,000 मिलेंगे। अगर आपने इंश्योरेंस ली है 10 मिलियन की, तो आपको कितने मिलेंगे? 10 मिलियन मिलेंगे। इसी तरह आपने जितनी इंश्योरेंस लिमिट ली है ना उस बंदे की, अगर वो चोरी कर ले और भाग जाए, ठीक है ना? आपको वो इंश्योर्ड अमाउंट क्या होगा कंपनी की तरफ से मिलेगा। ये अ ज़्यादातर बैंक में लोग करते हैं और ज़्यादातर ऐसी कंपनी में जहाँ पे कैश डीलिंग ज़्यादा होती है। तो ये 8वाँ कंट्रोल है इसका आपके कैश का। यानी आप क्या करेंगे, जो आपका कैशियर हो उनका उनका आप फाइडेलिटी इंश्योरेंस लेंगे। अच्छा, ये आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। अ, अगर आप यानी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में इसको क्या कर सकते हैं, इसी को आप फिर पूछ लें, उसको मैं देख लिया करूँगा और उसका आपको जवाब फिर मैं एक पीडीएफ सेपरेट वीडियो बना के